गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं अकाउंट्स में, जिसका नेम था ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसमें हमने सोर्स डॉक्यूमेंट स्टडी किए, वाउचर स्टडी की है। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती हैं कि द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कि सोर्स डॉक्यूमेंट में से जिस बुक में हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसमें हम जर्नल का भी यूज करते हैं, सब्सिडरी बुक्स का भी यूज करते हैं, लेकिन करते सिर्फ एक का ही है कि या तो हम जर्नल्स बना रहे होते हैं या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जर्नल्स का यूज कब होगा और सब्सिडरी बुक्स का यूज कब होगा। कि व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, कि जब बिजनेस कोई छोटा सा है तो उसमें हमें पता है कि ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी है वो बहुत कम होंगी, उस केस में वी यूज्ड जर्नल। और अगर साइज ऑफ बिजनेस इज ग्रोइंग और वी कैन से द साइज ऑफ बिजनेस इज नॉट स्मॉल और वी कैन से इट्स लार्ज, इन दैट केस वी विल टेक द हेल्प ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है कि सब्सिडरी बुक्स में हम कुछ बुक्स बनाते हैं, कुछ बुक्स यूज कर सकते हैं, कि जैसे मैं यहाँ कुछ बुक्स के नेम लिख रहा हूं। इसके अलावा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ये बुक्स कम ज्यादा होती रहती हैं। और भी बुक्स हैं जिनके नाम मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं। तो जैसे इसमें जब सब्सिडरी बुक्स की बात आती है, तो जब बिजनेस का जो साइज है वो ज्यादा हो, बड़ा हो, तो उस केस में जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो, उस केस में हम सब्सिडरी बुक्स यूज करते हैं। सब्सिडरी बुक्स में होता क्या है कि जैसे उसमें जो बुक्स मेंटेन की जाती है वो है जैसे कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है कि जितनी भी कैश में ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए अलग बुक लगा ली जाती है। और जैसे एक है परचेज बुक, कि जब भी परचेज की बात आती है तो हम परचेज के लिए अलग बुक बना लेते हैं। सेल की बात आती है तो सेल के लिए अलग बुक। ऐसे ही परचेज रिटर्न का कोई केस हो तो परचेज रिटर्न अलग बुक में लिखा जाएगा, सेल्स रिटर्न का केस है तो अलग बुक में लिखा जाएगा। इसके अलावा और भी बुक्स होती हैं जैसे बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो वो जब इससे रिलेटेड चैप्टर आएगा तो वो हम तब स्टडी करेंगे। तो ये तो था सब्सिडरी बुक्स का, लेकिन हमारा जो चैप्टर है, ये जो करंट चैप्टर है, वो जर्नल से रिलेटेड है। जर्नल का केस क्या है कि व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, इन दैट केस वी यूज जर्नल फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे सबसे पहले अगर हम जर्नल बना रहे हो तो क्या करते हैं कि जर्नल क्या होती है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। कि जब हम जर्नल मेंटेन कर रहे हो, हमारा बिजनेस का जो साइज है वो स्मॉल है, तो उस केस में जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होती है उस ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है और उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो बीच बीच में आपको मैं बताता रहूंगा। तो जो अगर हम बात करें फॉर्मेट की कि कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कहाँ क्या लिखना होता है, कहाँ क्या नहीं लिखना होता, वो देखिए। जो फॉर्मेट होता है जर्नल का वो इस तरह का होता है कि बिल्कुल ही सेंटर में लिखा जाता है जर्नल। बिल्कुल ही सेंटर में हम लिखेंगे जर्नल की आप किन की बुक्स में ये जर्नल बना रहे हो। जैसे हम यहाँ लिखेंगे जर्नल, हमें मेंशन करना होता है कि इन द बुक्स ऑफ, ये हमारी फर्म का नाम है। जैसे हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हम उसका नाम लिखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ फर्म का नेम, कि हम जर्नल बना रहे हैं। और जर्नल के टाइम पे जो हमारा फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है कि सबसे पहले हम मेंशन करते हैं डेट। और डेट की अगर हम बात करें तो यहां जितनी भी ट्रांजेक्शन आती है वो आती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है इसमें डेट वाइज एंट्री की जाती है कि सबसे पहले जो डेट आएगी, जैसे मान के चलो 1 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन की तो हम 1 अप्रैल को यहां लिख देंगे। उसके बाद जो डेट पहले आएगी, जैसे मान के चलो 8 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन हुई तो आप 8 अप्रैल को एंट्री करोगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले 8 अप्रैल की एंट्री कर रहे हो, उसके बाद आप 5 अप्रैल की, 5 अप्रैल की बात कर रहे हो या 4 अप्रैल की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। यहां जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मीन्स डेट वाइज होती है। तो यहां डेट का कॉलम रहेगा, उसके बाद है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या मेंशन करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा।
इसके बाद हमारे पास जो कॉलम यूज होता है वो होता है यहाँ पर कॉलम यूज होता है वो होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का क्या रोल है यहाँ पर? एलएफ का मीनिंग है यहाँ लेजर फोलियो। और लेजर फोलियो क्योंकि जब जैसे ही हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे एंट्री की जर्नल में, इस जर्नल के बेस पे ही एंट्री या पोस्टिंग की जाती है लेजर में। तो लेजर में लेजर जो हमारी होती है, लेजर में किस पेज पर ये एंट्री गई, उस पेज का नंबर इस लेजर फोलियो कॉलम में लिखा जाता है। तो यहां सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर में हम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिटेल लिखेंगे, नरेशन भी लिखेंगे, एंट्री भी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लेजर फोलियो में वो पेज नंबर आएगा कि जहां ये एंट्री इस जर्नल से ट्रांसफर की गई है, कहां ये ट्रांसफर की गई है, किस पेज नंबर पे ट्रांसफर की गई है लेजर में, वो पेज नंबर यहां मेंशन होगा। लेजर फोलियो यही है कि लेजर में किस पेज नंबर पर ये एंट्री गई है। उसके बाद यहां पर डेबिट, ये डेबिट का साइन है DR, ये डेबिट की अमाउंट यहां आएगी, क्रेडिट की अमाउंट इस साइड में आएगी। तो यहां आपने ध्यान रखना है कि राइट साइड से आप अमाउंट के कॉलम जो भी दो होंगे डेबिट और क्रेडिट के लिए, वो दोनों ही इक्वल साइज के होंगे। LF में क्योंकि आपने सिर्फ पेज नंबर मेंशन करना होता है, तो इन जो इसकी जो विड्थ होगी वो इनके कंपैरिजन में हाफ से भी कम होगी। डेट का कॉलम आपने सिर्फ इतना लिखना है कि आपके इसमें अगर लिखा जाए मंथ का नेम शॉर्ट में और डेट लिखी जा सके, यानी कि ये इतनी ही होती है। और जितना ज्यादा स्पेस हो सकता हो इस पर्टिकुलर के लिए होना चाहिए। जितना ज्यादा ये स्पेस होगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, यानी कि हमसे मिस्टेक बहुत कम होगी और जो हमारा आंसर होगा वो उतना, या जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब हमने फॉर्मेट तो देख लिया कि डेट के कॉलम में डेट लिखनी होती है, ये भी हमें पता है। लेजर फोलियो में पेज नंबर आएगा, ये भी पता है। डेबिट अमाउंट का कॉलम है जो, और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है वो भी हमें पता है कि अमाउंट हम लिख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर में डिटेल कैसे लिखी जाएगी उससे पहले हमें उनसे रिलेटेड जर्नलाइजिंग रूल जो है हमारे लिए, हमें उनका पता होना जरूरी है। ये रूल हम डबल एंट्री सिस्टम में पहले ही स्टडी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि हमारे पास जो नेचर ऑफ अकाउंट्स है वो 3 नेचर के थे। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट और थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि 3 टाइप्स के थे, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहां पर वो तीनों में क्या क्या आता था वो आप वहां से एक बार स्टडी करोगे, रिवाइज करोगे। एक बार मैं रूल दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां हमने क्या ध्यान रखना है कि जैसे अब एक चीज देखिए कि वी गेव 5000 टू दीपक। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहां पर दीपक को 5000 रुपीज दिए। तो दीपक को हमने 5000 रुपीज दिए, तो आपने देखना है कि इस एक्टिविटी में कौन कौन से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हैं, किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहां हमने दीपक को अगर पैसे दिए हैं, अमाउंट दी है, तो हमारे पास से अमाउंट गई, यानी कैश पे इफेक्ट पड़ा और दीपक के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। तो हमने देखना है उसमें पर्सनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट क्या यूज होता है, वो होता है दीपक। दीपक जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो दीपक जब हमारा पर्सनल अकाउंट है तो हमने क्या याद रखना है, यहाँ दीपक सिर्फ ये चेक करना है कि दीपक रिसीवर है या गिवर है। तो हमें पता है कि अगर हम दीपक को कुछ अमाउंट दे रहे हैं तो दीपक तो रिसीवर हुआ। तो रूल के अकॉर्डिंग हम दीपक को यहाँ क्या करेंगे, दीपक को हमने करना है डेबिट। कैश का क्या करना है वो बाद की बात है, हमें सिर्फ अभी पर्सनल अकाउंट के बेस पे देखना है कि पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है इसमें, इस ट्रांजेक्शन में से उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल होता है कि वी रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम अमन, तो हमें कुछ अमाउंट रिसीव हुई है, तो एक तो हमारा कैश बढ़ रहा है, दूसरा अमन के अकाउंट पे इफेक्ट डलेगा। तो अमन जो है, अमन यहाँ गिवर है या रिसीवर है, तो हमें पता है अमन यहाँ गिवर है, तो अमन का अकाउंट गिवर होने की वजह से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है कि पर्सनल अकाउंट में हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी पर्सन होगा या कुछ भी आए, अगर वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है तो वो रिसीवर है या गिवर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है अकाउंट रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट में हमें एक चीज ध्यान रखना है कि डेबिट वट, इसका रूल होता है डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। अब रियल अकाउंट में हमारी असेट्स आती थी, असेट्स में हमारे कैश भी आता है, हमारी फर्नीचर भी आती है, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह भी आती है। तो यहां देखिए जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, एक तो फर्नीचर पे और दूसरा कैश पे। अगर हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर भी हमारे लिए रियल अकाउंट है और कैश भी हमारे लिए रियल अकाउंट है। अगर आपको यही चीजें क्लियर नहीं हुई कि क्या चीज पर्सनल में आती है, क्या रियल में आती है, क्या नॉमिनल में आती है, तो आप ये रूल और ये चैप्टर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड जो मैंने आपको वर्क करवाया है एक बार आप उसे रिवाइज कीजिए कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, रियल में क्या आता है और नॉमिनल में क्या आता है। तो यहां देखिए कि फर्नीचर परचेज जब हम करते हैं तो उस केस में दो अकाउंट्स पे इफेक्ट डलता है, एक तो हमारा कैश कम हो रहा होता है और फर्नीचर हमारे पास आ रहा होता है। तो यानी कि ये दोनों ही हमारे जो रियल अकाउंट में आते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है रियल अकाउंट में कि जो आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर जब हम परचेज करते हैं, फर्नीचर आ रहा होता है तो फर्नीचर आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह मशीनरी सोल्ड, जब मशीन को हम सेल करते हैं, सोल्ड की जाती है, तो उस केस में दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक पड़ रहा है मशीनरी पे और एक पड़ रहा है कैश पे। जब हम सेल कर रहे हैं, हमारी असेट्स को सेल कर रहे हैं, तो मशीन हमारे पास से जा रही होती है और कैश हमारे पास आ रहा होता है। तो मशीन हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट वट गोज आउट, तो जो जा रही है उसके लिए क्रेडिट और जो आ रहा है हमारे पास उसके लिए डेबिट वर्ड यूज करेंगे। तो ये हमारा रियल अकाउंट है। उसके बाद जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कि डेबिट हमने किसको करना है, कोई भी लॉस हो या एक्सपेंसेस हो उसको हमने डेबिट करना होता है, और जो हमारी इनकम हो या किसी तरह का गेन हो तो उसे हम क्रेडिट किया करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि रेंट पेड, अब रेंट पेड किया हमने तो दो अकाउंट थे जिन पे इफेक्ट पड़ा, एक तो रेंट पे और दूसरा हमारा कैश पे, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट डलता है। अब कैश तो हुआ हमारा रियल अकाउंट और रेंट हमारे लिए क्योंकि एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ये हुआ नॉमिनल अकाउंट की जितने भी हमारी एक्सपेंसेस या इनकम होती है उस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग रेंट हमने पे किया तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होने की वजह से एक्सपेंसेस को हमें करना होता है डेबिट। और कैश तो रियल अकाउंट है। अब ये कैश के केस में अगर जब रियल अकाउंट की बात आती है तो सिर्फ ये देखो कि हमारे पास आ रहा है या जा रहा है वो। तो कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, जो कैश जा रहा हो तो क्रेडिट वट गोज आउट रूल अगर हम यूज करें तो यहां पर ये क्रेडिट होगा। तो यहां उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट हमारे लिए एक तरह की इनकम हुई तो नॉमिनल अकाउंट का रूल चलेगा, एक्सपेंसेस और इनकम पे नॉमिनल अकाउंट का रूल चलता है। और रिसीव होती है तो कैश भी यूज हो रहा होता है। तो जब हमें इनकम रिसीव हुई तो कैश की फॉर्म में हुई और कैश तो हमारा रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है उस पर। तो अब देखिए यहां पर इंटरेस्ट इनकम है, रूल के अकॉर्डिंग इनकम को क्रेडिट किया जाता है। कैश हमारे लिए रियल है और जब रियल की बात आती है तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज आ रही है या जा रही है। तो कैश हमारे पास आ रहा है जब हमें कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो आ रही है तो उसको डेबिट करते हैं। सिर्फ ये 3 रूल हैं जिन पे हमारी अकाउंट बेस्ड है। अगर यही 3 रूल हमें नहीं पता, इनके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी नहीं आती तो ध्यान रखिए इसी जर्नल में से ही एंट्री होती है, पोस्टिंग होती है लेजर में। उस लेजर में के बिहाफ पे बनता है ट्रायल बैलेंस और उस ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पे बनते हैं हमारे फाइनल अकाउंट। मीन स्टार्टिंग ये है, ये 3 रूल हैं। अगर आपको यही नहीं आते तो ना तो आप जर्नल कर पाओगे, ना ही आप लेजर में पोस्टिंग कर पाओगे और ना ही ट्रायल बैलेंस बन पाएगा और उसके बिहाफ पे फाइनल अकाउंट भी नहीं बना पाओगे। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है कि ये दीपक
पे ही पर्सनल अकाउंट क्यों एप्लीकेबल हुआ, कैश पे रियल अकाउंट वाला रूल क्यों लगा, कोई और क्यों नहीं लगा। तो इससे रिलेटेड मैं नोट्स और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो एक बार आप उस चैप्टर को डबल एंट्री सिस्टम में जो मैंने आपको बताया था उसको एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के लिए और आगे के जो चैप्टर हैं उनके लिए ये इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये तो था हमारा ये पॉइंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि गुड्स कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे या होता क्या कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि गुड्स परचेज। देखिए हम जो भी चीजें परचेज करते हैं वो या तो हमारे लिए गुड्स होंगी या हमारे लिए असेट्स होंगी। अब गुड्स कौन सी होती है, असेट्स कौन सी होती है। असेट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो गुड्स के बारे में भी वैसे बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए क्या है कि गुड्स की जब भी बात आए कि आपने कुछ भी परचेज किया तो आप सिर्फ ये चेक करो कि क्या आपने वो रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया है। अगर आपने रीसेल पर्पस के लिए उस चीज को परचेज किया था तो वो आपके लिए गुड्स है, और अगर आपने उसको एक लंबे टाइम तक यूज करने के लिए परचेज किया है तो वो आपकी कहीं ना कहीं असेट्स की कैटेगरी में आ रही होगी। और भी काफी सारी कंडीशन है जो असेट्स के लिए पूरी करनी होती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ गुड्स के लिए आप ये याद रखो, द थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर द रीसेल पर्पस, कि जो गुड्स या जो कमोडिटी यू हैव परचेज्ड फॉर द रीसेल पर्पस वो हमारे लिए यहाँ पर किस कैटेगरी में आएगी, गुड्स की कैटेगरी में आएगी। या एक तरह से आप ये मानकर चलिए कि जिन कमोडिटीज में एक बिजनेस डीलिंग कर रहा है, जो मेन डीलिंग जिन गुड्स में हो रही है, जिन थिंग्स में हो रही है, जिन कमोडिटी में हो रही है, उन्हीं को ही हम गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बुक सेलर की बात करें, बुक सेलर के पास बुक्स भी होती हैं, कॉपीज में भी वो डीलिंग करता है, वो स्टेशनरी में भी डीलिंग करता है, तो ये सब उसके लिए हुई गुड्स। एक गारमेंट शॉप के लिए या एक क्लॉथ ट्रेडर के लिए जीन वगैरह हुई, कोई भी यानी कि शर्ट वगैरह हुआ, ट्राउजर वगैरह हुई, वो उसके लिए गुड्स होंगी। तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि गुड्स क्या होती है। गुड्स वो सभी चीजें जिनको आप रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हो उनको हम गुड्स कहते हैं। और जब भी गुड्स वर्ड आएगा तो उस केस में आपने ये अकाउंट यूज करने हैं। जब भी गुड्स की बात आएगी तो गुड्स के लिए इनमें से कोई एक अकाउंट यूज होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे गारमेंट शॉप थी तो उसने कहा शर्ट परचेज की है तो आप वहां शर्ट वर्ड यूज नहीं करोगे। जब भी गुड्स की बात आएगी तो गुड्स के लिए इन 5 में से कोई एक अकाउंट यूज किया जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है इनमें से। अब उनमें है क्या, या तो आप गुड्स के केस में परचेज वर्ड यूज करोगे, सेल वर्ड यूज करोगे, परचेज रिटर्न वर्ड, स्टेज रिटर्न अकाउंट वर्ड या स्टॉक अकाउंट वर्ड यूज करोगे। परचेज अकाउंट वर्ड कब यूज करना है, जब आपने वो गुड्स परचेज की हो। सेल अकाउंट वर्ड कब यूज करना है, जब आप उस गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो। परचेज रिटर्न अकाउंट वर्ड कब यूज करना है, जब आपने उस गुड्स को परचेज किया था रीसेल के लिए, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप उसे वापस कर रहे हो सप्लायर को। सेल्स रिटर्न वर्ड कब यूज होगा, जब आपने वो गुड्स सेल कर दी थी लेकिन सेल करने के बाद वो कस्टमर किसी वजह से आपको वापस कर रहा है, तो जो वो गुड्स आपके पास आ रही है उस टाइम उसके लिए सेल्स रिटर्न वर्ड यूज होगा। एक वर्ड होता है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट कब यूज होगा, ये एक हमारे लिए असेट्स है और असेट्स, लेकिन इसका यूज हमारे लिए अभी के लिए या तो ओपनिंग स्टॉक के टाइम होगा या क्लोजिंग स्टॉक के टाइम होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ये भी मैं आपको सेकंड चैप्टर में करवा चुका हूं कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द स्टॉक रिमेन, जो हमारे पास पड़ा है जो लास्ट ईयर अनसोल्ड था उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो स्टॉक हमारे पास अनसोल्ड रह जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर में, कि द स्टॉक मीन्स द गुड्स विच आर रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो हमारे फर्स्ट 4 अकाउंट होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये होते हैं हमारे नॉमिनल नेचर के। और इन पे जो रूल एप्लीकेबल होता है जर्नल एंट्री के टाइम, वो नॉमिनल नेचर का ही, नॉमिनल जो अकाउंट है हमारा नॉमिनल नेचर का ही रूल एप्लीकेबल होगा। नॉमिनल अकाउंट जो है हमारे, उसका रूल जो एप्लीकेबल होगा इन 4 पे, अगर इन 4 में से कोई वर्ड यूज होता है। और जो ये है हमारे लिए स्टॉक, ये हमारा रियल अकाउंट होता है, इस पे नॉमिनल नेचर का अकाउंट जो है रूल
जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये है जो आज के लिए हमारे पॉइंट है। अब मैं आपको कुछ एंट्री करके दिखा रहा हूं कि वो कैसे की जाती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने प्रोफॉर्मा बनाया कि सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखते हैं, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, वो भी बीच में ही लिखिएगा बिल्कुल इस अकाउंट के पर्टिकुलर्स। यहां जो हमारा कॉलम है वो है LF, और यहां पर अमाउंट, अमाउंट के वर्ड की जगह आप रुपये का साइन भी यूज कर सकते हो। ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट, और बिल्कुल ही यहां पर सेंटर में ही लिखा जाता है कि ये हम क्या बना रहे हैं, जर्नल। और किसकी बुक में है वो हमें यहां मेंशन करनी है कि जर्नल, या आप यहां भी लिख सकते हो जर्नल इन द बुक्स ऑफ फर्म का नेम, लेकिन इस तरह से लिखे कि ये बिल्कुल ही सेंटर में हो। तो चलिए, जैसे हम सबसे पहले बात करें कि 1 अप्रैल को क्या हुआ। जैसे ही हमें ईयर मेंशन करना होता है, सबसे पहले हम ईयर मेंशन करेंगे यहां पर कि जैसे 2020 चला हुआ है, और यहां पर हम लिखेंगे अप्रैल 1। इस तरह से हम मेंशन करेंगे। अप्रैल 1 लिखा हमने। अब जैसे कोई एंट्री थी कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि शोरूम आपने ओपन किया। शोरूम जब आपने ओपन किया तो ओपन वो कैसे कि आपने उस बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। तो 5 लाख रुपए लगाए, जैसे ही आप बिजनेस में 5 लाख रुपए एंटर करेंगे तो उससे एक तो किस किस अकाउंट पे आपका इफेक्ट पड़ रहा होगा, एक तो पड़ रहा होगा कैश अकाउंट पे, क्योंकि जब आपने पैसा लगाया तो कैश अकाउंट बढ़ गया उसका, कि कैश बढ़ गया उस बिजनेस में 5 लाख। दूसरा, वो लगाने वाला कौन था, ओनर, और ओनर जब पैसा लगाता है तो सेकंड चैप्टर में आ चुका है, उसके लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। ओनर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उस केस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। तो एक चीज देखिए, 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, एक तो कैश पे और एक ओनर पे। कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो एक चीज देखिए, जब भी आप एंट्री करोगे आप सिर्फ ये सोचकर चलोगे कि आप बिजनेस में एज ए अकाउंटेंट वर्क कर रहे हो, और आपको देखना है कि आप बिजनेस में हो। बिजनेस के हिसाब से देखना है आपने कि आपके पास आ रहा है, जा रहा है, या क्या हो रहा है। तो एक चीज देखिए, आप बिजनेस में अकाउंटेंट हो तो बिजनेस में तो आपके पास कैश आया या गया है, तो बिजनेस में तो कैश आया है। तो बिजनेस में जब कैश आया तो कैश तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आया है तो आप यहां क्या लिख दोगे, कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट करना होता है जब हमारे पास कैश आता है रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ये डेबिट किया या क्रेडिट किया उसके लिए क्या है, देखिए यहां पर कैश बिल्कुल आपने इस लाइन के पास से लिखना है, और डेबिट के लिए इस लाइन